बच्चों, जैसे हमने पिछले पार्ट में संक्रामक और असंक्रामक रोगों की बात की थी, तो ये संक्रामक रोग जो ग्रसित व्यक्ति से यानी पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक जो है वो कैसे पहुंचता है और इसके जो पैथोजेंस हैं यानी रोग जो कारक हैं यानी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स हैं, हेलमिंथिस हैं, तो ये जो है ये कैसे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, इनका संचरण कैसे होता है और फिर कुछ रोगों के जो लक्षण हैं वो क्या क्या हैं और इनका उपचार कैसे संभव है, तो इन सब की बात जो है हम इस पार्ट में करेंगे। प्रमुख संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीजेस। सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणुओं द्वारा पैदा होने वाले रोग। तो पहले रोग की बात करते हैं तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस। इसे क्षय रोग भी कहते हैं। सबसे कॉमन फेफड़ों का टीबी है। इसके अलावा मस्तिष्क, गर्भाशय, मुंह, यकृत, गुर्दे, गले आदि में भी टीबी हो सकता है। इस रोग को महान सफ़ेद प्लेग भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये रोग जो है किसके कारण होता है। तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इसका संचरण यानी ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो पहला तो है दूषित भोजन ग्रहण करने पर रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर जानवरों के मांस रोगाणु विहीन किए बिना भोजन के रूप में लेने पर भी यह रोग फैलता है। रोगी के थूक, मल, भोजन, बर्तन या कपड़े द्वारा भी यह रोग फैलता है। अब इसके लक्षणों को देखते हैं। यह रोगजनक ट्यूबरकुलिन नामक विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है जिससे बुखार आता है। रोगी का वजन कम होने लगता है और वह कमज़ोर हो जाता है। सामान्यतः रोगी को 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लगातार बुखार बना रहता है। खांसी आती है। अस्थियों के क्षय रोग में व्यक्ति की अस्थियां भंगुर हो जाती हैं तथा कमज़ोर हो जाती हैं। ये जीवाणु रोगी के प्रभावित अंग में छोटी छोटी ग्रंथि यानी नोड्यूल्स बनाकर रहते हैं। अब इसका उपचार कैसे संभव है? तो रोगी की छाती का एक्सरे एवं थूक का परीक्षण करवाना चाहिए। रोगी को हवादार व अच्छे रोशनी वाले कमरे में रहना चाहिए। रोगी को पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, साथ ही विटामिन तथा बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। दूसरा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग हम देखते हैं हैजा या कॉलरा। यह तीव्रता से फैलने वाला रोग है। मुख्य रूप से बाढ़, त्योहार, पार्टियों आदि के समय यह महामारी का रूप ले लेता है। अब इसका कारक क्या है? तो जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कॉलरी। अब इसका संचरण यानी ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो दूषित भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से ये फैलता है। मुख्यतः मक्खियाँ जो हैं इस रोग को फैलाने की कारक होती हैं और फिर संदूषित पानी पीने से भी यह रोग होता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो पहला लक्षण मुख्यतः देखा जाए तो उल्टी, दस्त, हैजा बीमारी के ये विशिष्ट लक्षण हैं। उल्टी दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है। अब इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो पानी उबाल कर पीना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी को नमक व शक्कर का घोल या ORS घोल पीते रहना चाहिए। अब तीसरे एक और बीमारी की बात करते हैं, न्यूमोनिया, और इसका कारक जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
इसका ट्रांसमिशन जो है वो स्वस्थ मनुष्य को, ये जो संक्रमण है किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स और एरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से होता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के गिलास, बर्तन, टॉवेल या कपड़े आदि का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। इसके लक्षणों को देखते हैं। इस रोग में फेफड़ों की वायु कूपिकाएं संक्रमित हो जाती हैं और इन वायु कूपिकाओं में तरल भर जाता है। सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तेज बुखार आता है। इसके अलावा खांसी एवं सिर दर्द भी इसके लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ और हाथों की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। अब इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो रोगी के उपचार हेतु चिकित्सक द्वारा दी गई एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लेनी चाहिए। दूसरा, ठंडे स्थानों में नहीं रहना चाहिए और फिर पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अब चौथे एक और बीमारी के बारे में बात करते हैं। ये है टाइफाइड, जिसको मोतीझरा भी कहते हैं, मुद्दे का बुखार भी कहते हैं। इस रोग के संबंध में कहा जाता है कि मैरी मेलान यानी टाइफाइड मैरी इसका उपनाम है, जो एक रसोइया थी और जो वह खाना बनाती थी, उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही है। अब ये टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है? उसका जो कारक है साल्मोनेला टाइफी। और अब इसके संचरण की बात करते हैं तो आमतौर से यह रोग संदूषित भोजन और पानी का उपयोग करने से होता है और मक्खियाँ इस रोग के फैलाने की मुख्य कारक होती हैं। रोगजनक या रोगाणु दूषित भोजन या पानी के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? तो लगातार उच्च ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। कमजोरी और आमाशय में दर्द होता है। रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है। सिर दर्द और भूख न लगना भी इसके लक्षण हैं। रोगी के शरीर में चमकीले छोटे छोटे मोती के समान दाने दिखाई देते हैं। अब इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो टाइफाइड ज्वर की पुष्टि जो है वो विडाल परीक्षण से हो सकती है और फिर सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यह रोग जो है मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोगी को हवादार एवं रोशनी युक्त कमरे में रहना चाहिए, पानी उबालकर पीना चाहिए और फिर खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जीवाणु द्वारा होने वाले एक और रोग की बात करते हैं, कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी। यह सदियों पुराना रोग है। जिस समय इसे छुआछूत की बीमारी समझा जाता था, यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है और इसका कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यह रोग रोगी के साथ अधिक समय तक संपर्क में रहने से इसका फैलने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा रहता है। इस रोग का एक कारण गर्म जलवायु भी हो सकता है। अब इसके लक्षण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसका संक्रमण शरीर की नसों, हाथ पैरों, नाक की परत और ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। त्वचा में चकत्ते एवं घाव बन जाते हैं। संक्रमित स्थानों में संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। और इसका उपचार क्या है? तो कुष्ठ रोग का इलाज जो है वो संभव है। आजकल मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग करते हैं। रोगी को पृथक रखकर इलाज करना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बर्तन या अन्य वस्तुओं को किसी को भी छूने तथा प्रयोग करने नहीं देना चाहिए। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले एक रोग डिप्थीरिया की
बात करते हैं। ये डिप्थीरिया उग्र संक्रामक रोग है जो 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। और इसका कारक यानी फैक्टर क्या है? कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा ये होता है। और ये फैलता कैसे है? तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के द्वारा निकले ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये बीमारी फैलती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो गले में यह जीवाणु जो है एक सफ़ेद मटमैले रंग की झिल्ली बना देता है। गले की नसें फूल जाती हैं और गले में दर्द रहता है। इस जीवाणु के विषैले पदार्थ के कारण तेज बुखार आता है, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और हृदय तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। अब इसका उपचार कैसे संभव है? तो इसके भी टीके लगाए जाते हैं। तो टीकाकरण के उपयोग से इस रोग को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और वो टीका है डीपीटी का टीका। तो बच्चों को ये अवश्य लगवाना चाहिए। पेनिसिलिन व एरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी लाभकारी होते हैं। एक और जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी टिटेनस की बात करते हैं। तो ये एक खतरनाक रोग है जिसमें रोगी की मौत भी हो सकती है। और टिटेनस जो है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा। और ये शरीर में पहुंचता कैसे है? तो जब हमारे शरीर में चोट लगती है और घाव बनता है तो इस रोग के जीवाणु जो है वो धूल मिट्टी में पाए जाते हैं और घाव के माध्यम से ये जीवाणु जो है शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? तो इस रोग में पेशियों का संकुचन होता है। और अब इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो चोट लगने पर, किसी भी तरह की यदि चोट लगती है तो अनिवार्य रूप से टिटेनस का टीका लगवाना चाहिए और बच्चों को अनिवार्य रूप से डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों, एक और बीमारी प्लेग की बात करते हैं। तो यह प्लेग भी जो है बहुत ही घातक संक्रामक रोग है और ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ये बीमारी जो है वो कैसे फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति? तो ये जो जीवाणु है चूहे तथा गिलहरी में परजीवी के रूप में पाया जाता है और जब ये चूहे या गिलहरी की मृत्यु हो जाती है तब ये परजीवी पिस्सुओं के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचता है। अनेक वर्षों पूर्व यह महामारी के रूप में फैलता था जिससे हजारों लोग एक साथ मर जाते थे। अब इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। इसके लक्षण क्या हैं? तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, कांख तथा दोनों पैरों के स्थान पर गिल्टी के रूप में दिखाई देता है, लाल रक्त कोशिका को ये नष्ट करता है और इससे तेज बुखार भी आता है। अब इसका उपचार कैसे संभव है? तो रोगी को टीका लगवाना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके पिस्सुओं और चूहों को मार देना चाहिए और फिर सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब एक और लैंगिक संपर्क के द्वारा होने वाली बीमारी यानी गोनेरिया की बात करते हैं। ये जो है नेसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के द्वारा होती है और ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो रोगी से लैंगिक संपर्क यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण ये फैलता है। और इसके लक्षणों की बात करें तो नर में मूत्र नली के मार्ग पर खुजली होती है, रोगी को बुखार भी रहता है और अंडकोश पर सूजन आ जाती है। अब इसका उपचार कैसे संभव है? तो सबसे पहली बात तो अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। रोगी को चिकित्सक की सलाह से सल्फोनेमाइड एवं पेनिसिलिन प्रतिजैविक का सेवन करना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक और लैंगिक संपर्क से होने वाली बीमारी है और वो है सिफिलिस। और ये जो है
ये ट्रेपेनोमा पैलिडियम नामक जीवाणु के द्वारा होती है। तो ये भी जो इसका भी जो ट्रांसमिशन है वो होता है लैंगिक संपर्क के कारण। और दूसरी बात, गर्भावस्था के दौरान महिला के अजन्मे बच्चे को भी ये संचरित हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो त्वचा में दाने हो जाते हैं, पीड़ा रहित छाले हो जाते हैं, बुखार रहता है और मांसपेशियों में दर्द रहता है। तो इसका भी एकमात्र उपचार यही है कि अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए और फिर दवाइयाँ लेकर जो है इसको ठीक किया जा सकता है।